आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जो हर कुछ महीनों में सुर्खियों में लौट आता है और हर बार नए सवाल खड़े कर देता है। एप्स्टीन फाइल्स। हम सब ने ये नाम सुना है। जेफरी एप्स्टीन के बारे में बेसिक बातें भी शायद जानते हैं, पर अब जो ये दस्तावेज एक एक करके सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ पुरानी कहानी को नहीं दोहरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कई नई परतें खोल रहे हैं। तो आज हमारा मकसद ये नहीं है कि हम शुरू से कहानी सुनाएं, बल्कि इन फाइल्स की गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करें कि असल में इनमें है क्या। हाँ। क्या ये वाकई एक लिस्ट है और ये हमारे समय में पावर, न्याय और जवाबदेही के बारे में क्या बताती है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइल्स शब्द सुनकर लगता है जैसे कोई एक खुफिया डायरी हाथ लग गई हो। हाँ, सही बात है। ऐसा नहीं है। ये असल में एक बहुत लंबे चले सिविल केस के हजारों पन्नों के अदालती दस्तावेज हैं, जिन्हें अब जाकर पब्लिक किया जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन दस्तावेजों से निकले तथ्यों को सनसनी से अलग करके देखें और समझें कि ये कहानी सिर्फ एक आदमी के अपराधों से कहीं ज्यादा बड़ी क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जेफरी एप्स्टीन, एक अमीर फाइनेंसर जिसकी मौत 2019 में जेल में हो गई, लेकिन उसकी कहानी वो उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी मौत ने ही शायद इन फाइलों को और भी ज्यादा जरूरी बना दिया, है ना? हाँ, एक तरह से यही हुआ। देखिए, एप्स्टीन सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, वो एक कनेक्टर था। कनेक्टर? हाँ, उसका काम ही था दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को, राजनेताओं, बिजनेसमैन, वैज्ञानिकों, यहाँ तक कि शाही परिवारों के सदस्यों को एक दूसरे से मिलाना। उसकी असली ताकत उसकी दौलत से ज्यादा उसका नेटवर्क था। पहली बार 2019 में नहीं हुआ था, 2008 में भी वो गिरफ्तार हुआ था, और शायद यहीं पर सिस्टम की पहली बड़ी नाकामी सामने आई थी। मैं उस विवादास्पद प्ली डील की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो प्ली डील इस केस का एक बहुत ही अहम और शर्मनाक हिस्सा है। 2008 में फ्लोरिडा में जब उस पर आरोप लगे तो उसे सजा तो हुई, लेकिन नाम मात्र की। उसे एक ऐसी प्ली डील मिली, यानी अभियोजकों के साथ एक ऐसा समझौता जिसके तहत उसे सिर्फ 13 महीने की जेल हुई, जिसमें से ज्यादातर वक्त वो वर्क रिलीज पर अपने ऑफिस में बिता सकता था। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है, पर ये सिर्फ हल्की सजा का मामला नहीं था, है ना? जहां तक मैंने पढ़ा है, उस डील की सबसे विवादास्पद बात ये थी कि उसने न सिर्फ एप्स्टीन को, हाँ, बल्कि उसके किसी भी संभावित सहसाजिशकर्ता को भविष्य के संघीय मुकदमों से एक तरह की इम्यूनिटी दे दी थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही उस डील का सबसे खतरनाक पहलू था, और ये डील करवाने वाली कानूनी टीम में अमेरिका के भविष्य के लेबर सेक्रेटरी अलेक्जेंडर अकोस्टा जैसे लोग शामिल थे। ये इस बात का पहला बड़ा सबूत था कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ पार्टियों तक सीमित नहीं था, बल्कि वो कानूनी सिस्टम के उच्चतम स्तरों तक अपनी पहुंच रखता था। ये एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि सिस्टम का फायदा उठाने की कला थी। और फिर 2019 में जब उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो लगा कि शायद इस बार न्याय होगा। इस बार आरोप संघीय थे, ज्यादा गंभीर थे। ऐसा लगा कि अब वो नेटवर्क उसे नहीं बचा पाएगा, लेकिन फिर मुकदमे से पहले ही उसकी मौत हो गई। हाँ, और अगस्त 2019 में मैनहट्टन की एक हाई सिक्योरिटी जेल में उसकी मौत, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया, उसने इस केस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। बिल्कुल। लोगों का भरोसा हिल गया। उन्हें लगा कि सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है, और शायद इसी अविश्वास और अधूरे न्याय की भावना की वजह से लोग इन फाइल्स में जवाब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए अब इन फाइल्स की ही बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि फाइलें रिलीज हुई, तो असल में ये क्या है? ये कहाँ से आईं? देखिए, ये फाइलें वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक पीड़िता द्वारा घिसलीन मैक्सवेल के खिलाफ 2015 में दायर किए गए एक मानहानि के मुकदमे का हिस्सा है। ओके। गिफ्रे ने आरोप लगाया था कि मैक्सवेल और एप्स्टीन ने मिलकर उसका यौन शोषण किया था। ये एक सिविल केस था, क्रिमिनल केस नहीं। अच्छा। इस केस के दौरान सैकड़ों गवाहों के बयान लिए गए, सबूत पेश हुए, ईमेल, फ्लाइट लॉग्स, सब कुछ रिकॉर्ड पर आया। लेकिन उस समय पीड़ितों और गवाहों की पहचान छिपाने के लिए ज्यादातर दस्तावेजों को सील कर दिया गया था। मतलब पब्लिक की पहुंच से दूर। हाँ, बिल्कुल, पब्लिक की पहुंच से दूर रखा गया था। और अब उन्हें खोला जा रहा है, लेकिन इनमें है क्या? क्या ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट है, जैसा कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है? लिस्ट शब्द इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा सरल बना देता है, और सच कहूं तो गुमराह भी करता है। ये दस्तावेज हजारों पन्नों के हैं। इनमें गवाहों के पूरे बयान हैं, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा,
कौन कौन लोग एप्स्टीन के सर्कल में थे, उसके प्राइवेट आइलैंड पर क्या होता था। अच्छा। इसमें फ्लाइट लॉग्स हैं, यानी उसके प्राइवेट जेट में कब, कहाँ, कौन गया। इसमें मैक्सवेल और दूसरे कर्मचारियों के डेपोजिशन ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। ये एक पहेली के हजारों टुकड़ों की तरह हैं। तो फिर ये जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि अगर किसी का नाम इन फाइलों में आ गया तो क्या वो दोषी हैं? नहीं, और ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। किसी का नाम इन फाइलों में होने का मतलब अपने आप में कुछ भी साबित नहीं करता। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आपको समझना होगा कि नाम कई वजहों से आ सकता है। हो सकता है किसी ने एप्स्टीन के प्लेन में सिर्फ एक बार सफर किया हो। हाँ। हो सकता है किसी गवाह ने किसी का नाम यूं ही ले लिया हो सकता है कोई एप्स्टीन के लिए काम करने वाला पायलट या बावर्ची हो, या हो सकता है कोई खुद एक पीड़िता हो। मतलब इस नेटवर्क को एक सौर मंडल की तरह समझना चाहिए। एप्स्टीन सूरज था और बाकी सब उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह। हाँ। कुछ जैसे मैक्सवेल बहुत करीब थे और सीधे तौर पर जुड़े थे, कुछ बहुत दूर थे जो बस उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के दायरे में आ गए। बिल्कुल। फाइलों में नाम होने का मतलब है कि आप उस सौरमंडल में कहीं थे, लेकिन ये नहीं बताता कि आप कौन से ग्रह थे। बहुत अच्छी एनालॉजी है, बिल्कुल यही बात है। इसलिए हर नाम को एक ही तराजू में तौलना सबसे बड़ी गलती होगी। इन दस्तावेजों का असली महत्व अलग अलग नामों में नहीं, बल्कि पैटर्न में है। हाँ, बल्कि उस पैटर्न को दिखाने में है जो इनसे उभर कर आता है। वो पैटर्न बताता है कि ये ऑपरेशन कैसे सालों साल चलता रहा। और उसकी ऑपरेशन की एक धुरी थी, गिस्लीन मैक्सवेल। इन दस्तावेजों में उसका नाम बार बार आता है। वो सिर्फ एप्स्टीन के साथ ही नहीं लगती, नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम की आर्किटेक्ट लगती है। आर्किटेक्ट बिल्कुल सही शब्द है। मैक्सवेल जो एक ब्रिटिश सोशलाइट थी, इस नेटवर्क की आप कह सकती हैं कि एचआर मैनेजर जैसी थी। एचआर मैनेजर? हाँ, उसका काम सिर्फ नाबालिग लड़कियों को ढूंढ कर लाना नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि वो उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करती थी, उन्हें एप्स्टीन के तौर तरीकों में ढालती थी और फिर उन्हें चुप रखना भी सुनिश्चित करती थी। उसकी हाई सोसाइटी वाली इमेज इस पूरे घिनौने काम पर एक चमक दमक वाली परत चढ़ा देती थी, जिससे किसी को शक न हो। उसे 2021 में दोषी ठहराया गया और 20 साल की जेल हुई, और इन दस्तावेजों ने उसे सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। तो ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम की कहानी है जिसने इसे फलने फूलने दिया। वो इकोसिस्टम काम कैसे करता था? इसके कई हिस्से थे। पहला था पैसा। एप्स्टीन अपने पैसे का इस्तेमाल पीड़ितों को चुप कराने के लिए करता था। उन्हें महंगे तोहफे देता था या कानूनी समझौते करके उन्हें शांत करा देता था। दूसरा था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका प्राइवेट जेट जिसे लोलिता एक्सप्रेस जैसा नाम दिया गया। हाँ, मैंने सुना है। वो एक उड़ता हुआ किला था जहां कोई नियम कानून नहीं था। उसका प्राइवेट आइलैंड एक ऐसी जगह थी जहां कोई गवाह नहीं होता था। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा था उसका नेटवर्क। अच्छा। वो जानबूझकर प्रभावशाली लोगों के साथ उठता बैठता था, उन्हें अपनी पार्टियों में बुलाता था ताकि वो उनकी प्रतिष्ठा को अपनी ढाल बना सके। तो एक तरह से उसके नेटवर्क में शामिल होना ही अपने आप में एक ढाल बन जाता था। अगर कोई सवाल उठाता तो लोग सोचते कि अरे इतने बड़े बड़े लोग इसके दोस्त हैं, ये कुछ गलत कैसे कर सकता है। बिल्कुल, ये एक मौन सहमति का नेटवर्क था। जरूरी नहीं कि हर कोई उसके अपराधों में सीधे तौर पर शामिल हो, लेकिन उसकी जीवन शैली का हिस्सा बनकर, उसकी पार्टियों में जाकर, उसके प्लेन में सफर करके वे अनजाने में ही सही उसे एक तरह की सामाजिक वैधता दे रहे थे, और इसी वैधता ने उसे सालों तक कानून की पकड़ से बचाए रखा। ये सब जानने के बाद अब सवाल उठता है कि आज भी ये मामला लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है। मेरा मतलब, एप्स्टीन मर चुका है, मैक्सवेल जेल में है, फिर भी जब भी कोई नया दस्तावेज सामने आता है तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाता है। लोग असल में क्या ढूंढ रहे हैं? मेरे ख्याल से लोग अब व्यक्तिगत न्याय से आगे बढ़कर व्यवस्थागत न्याय, जिसे सिस्टेमिक जस्टिस कहते हैं, उसकी तलाश में है। व्यवस्थागत न्याय? हाँ, उन्हें लगता है कि एप्स्टीन और मैक्सवेल तो सिर्फ चेहरे थे, असली कहानी उस सिस्टम की है जिसने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी। ये मामला इस कड़वी सच्चाई का प्रतीक बन गया है कि अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए नियम अलग होते हैं। लोगों में गुस्सा है कि पूरी सच्चाई अभी भी बाहर नहीं आई है और कई प्रभावशाली लोगों को उनकी भूमिका के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया गया। तो ये मामला किसी एक अपराध से बड़ा होकर हमारे लीगल सिस्टम की पारदर्शिता पर एक टेस्ट केस बन गया है। हाँ, ये इस बात का प्रतीक बन गया है कि कैसे विशेषाधिकार और शक्ति न्याय के रास्ते में आड़े आ सकते हैं।
लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमारा सिस्टम वाकई सबके लिए बराबर है या ये पैसे और पहुंच वालों के आगे झुक जाता है। सही बात है। ये फाइलें सिर्फ पुराने सबूत नहीं हैं, ये सबूतों का एक ऐसा संग्रह है जो दुनिया भर में चल रही जांच, सार्वजनिक बहस और जवाबदेही की मांगों को लगातार जिंदा रखे हुए हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि एप्स्टीन फाइल्स कोई सरल नामों की सूची नहीं है। ये सबूतों, गवाहियों और आरोपों का एक बहुत ही जटिल जाल है। ये हमें बताती है कि कैसे दौलत, ऊंची पहुंच और एक सोचे समझे नेटवर्क का इस्तेमाल कर सालों तक जवाबदेही से बचा गया। और सबसे जरूरी बात, जिसे बार बार दोहराना जरूरी है, किसी का नाम इन दस्तावेजों में होने का मतलब अपने आप में दोषी होना नहीं है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। इन दस्तावेजों से जो पैटर्न सामने आता है वो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि समाज के शक्तिशाली तंत्र खुद को जवाबदेही से कैसे बचाते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी प्रणालियों में किस तरह की पारदर्शिता और सुधार की जरूरत है, ताकि प्रभाव और विशेषाधिकार न्याय के रास्ते में ना आ सकें। और असली सवाल ये है, एप्स्टीन का नेटवर्क तो सामने आ गया, पर ऐसे और कितने नेटवर्क हैं जो अभी भी हमारी नजरों से ओझल इसी तरह काम कर रहे हैं।